दोस्तों, वसीयत एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत टेक्निकल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वसीयत का कॉन्सेप्ट तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी है और पर्सनल लॉज यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट और मुस्लिम शरीयत में भी वसीयत को मान्यता दी गई है। लेकिन वसीयत करने के तरीके के बारे में ज़्यादा कोई प्रोविजंस नहीं किए गए हैं। हाँ, मुस्लिम लॉ में वसीयत के बारे में कुछ पाबंदियाँ ज़रूर हैं जिनकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन वसीयत करने के तरीके के लिए उसमें कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं दी गई है। वसीयत को इतना सरल कॉन्सेप्ट माना गया है, फिर भी आपने देखा होगा कि काफ़ी बार वसीयत को चैलेंज किया जाता है और कोर्ट वसीयत को कैंसिल भी कर देता है। ऐसा होने के पीछे कारण ये होता है कि जब कोर्ट किसी वसीयत के सही या गलत होने पर विचार करता है तो मुख्यतः ये देखता है कि क्या ये वसीयत उसे करने वाले की खुद की इच्छा से लिखी गई है और क्या उसकी इच्छा को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश या अन्य वारिसों को प्रॉपर्टी से वंचित करने के उद्देश्य से तो किसी एक व्यक्ति ने यह वसीयत नहीं करवाई है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वसीयत उसे करने वाले की फ्री कंसेंट से नहीं है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। इसलिए टेक्निकल ना होने के बावजूद भी वसीयत की ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिनको ध्यान में रखकर वसीयत की जाए तो वसीयत चैलेंज होने या कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसी टाइप के बहुत सारे लीगल टॉपिक्स पर हमारे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल हैं और रेगुलर पोस्ट भी किए जाते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी जानकारियों के वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहें। आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वसीयत बनाते टाइम वसीयत करने वाले की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी है कि वसीयत करने वाला इस बात की समझ रखता हो कि वो क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा, और अगर वसीयत चैलेंज होती है तो वसीयत करने वाले की इसी स्थिति को कोर्ट में भी प्रूव करना पड़ता है। इसलिए वसीयत करते टाइम की स्थिति को प्रूव करने के लिए वसीयत करने वाले की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में किसी डॉक्टर से रिपोर्ट ले लेना सही होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करके वसीयत का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने से वसीयत के बारे में होने वाले काफ़ी सारे डाउट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि वसीयत करने वाले व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है या फिर बीमार होने के कारण से वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने में सक्षम नहीं है। तो ध्यान रखें कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में थोड़ी सी फीस जमा करवा के उनको घर पर आकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी कह सकते हैं। जी हाँ, ऐसी स्थिति में सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपके घर पे आके वसीयत का रजिस्ट्रेशन कर देंगे और ये प्रोविज़न केवल वसीयत ही नहीं बल्कि सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। अगर आप घर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हुए घर पर ही वसीयत एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा लेनी चाहिए ताकि वसीयत चैलेंज होने पर उस टाइम की परिस्थितियों को कोर्ट में साबित किया जा सके। इसके बाद हम वसीयत की ड्राफ्टिंग के बारे में बात करें तो वसीयत में सबसे पहले वसीयत करने वाले का पूरा नाम, आयु और पूरा पता आदि लिखने चाहिए और इसके साथ ही एक डिक्लेरेशन भी लिखनी चाहिए कि मैं भी मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और सोचने समझने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ और ये वसीयत मैं अपनी खुद की इच्छा से तैयार करवा रहा हूँ जिसके पीछे किसी का दबाव नहीं है। इसके बाद वसीयत करने वाले व्यक्ति के क्लास 1 के सारे उत्तराधिकारियों की डिटेल लिखनी चाहिए। फिर वसीयत करने के वाले के पास जो जो प्रॉपर्टी मौजूद है उनके बारे में कम से कम इतनी डिटेल देनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ का आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सके। काफ़ी बार लोग प्रॉपर्टी की डिटेल दिए बिना ही लिखवा देते हैं कि मेरी समस्त जायदाद अमुक व्यक्ति की होगी, लेकिन ये बात डाउट क्रिएट कर सकती है। बेटर यही होगा कि क्लास 1 के सारे उत्तराधिकारियों और सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल लिखकर ही वसीयत की शुरुआत की जाए। इसके बाद वसीयत में क्लास 1 के उन उत्तराधिकारियों के बारे में लिखना चाहिए जिनको वसीयत से या तो कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है या फिर प्रॉपर्टीज़ में से बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया जा रहा है, और इसके पीछे स्पष्ट कारण भी लिखना चाहिए। किसी वारिस को प्रॉपर्टी ना देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति से कोई नाराज़गी होना या फिर उस व्यक्ति का पहले ही अच्छी तरह से सेटल होना या फिर किसी विशेष व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव होना।
जो भी रीज़न हो उसे क्लियरली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद विल के बेनिफिशियरी यानी वो व्यक्ति जिसके फेवर में विल की जा रही है उसकी डिटेल लिखनी चाहिए। बेनिफिशियरी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेनिफिशियरी के फेवर में विल करने का कारण भी स्पेसिफिकली मेंशन करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि विल करते टाइम बेनिफिशियरी का कोई एक्टिव रोल वसीयत करने की प्रोसीजर में नहीं हो, नहीं तो विल डाउट के घेरे में आ जाएगी। अगर एक से ज़्यादा बेनिफिशियरीज हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी किस बेनिफिशियरी को दी जा रही है या एक ही प्रॉपर्टी में से कौन सा भाग किसे दिया जा रहा है, इस बारे में क्लियरली लिखवाना चाहिए। दोस्तों, वसीयत करने वाला व्यक्ति अगर चाहे तो वसीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए भी किसी को नियुक्त कर सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है तो उसकी पूरी डिटेल यानी उसका नाम, पिता का नाम, आयु और पूरा पता लिखा जाता है। जनरली जहां पर एक से ज़्यादा बेनिफिशियरी हों वहां विल में एग्जीक्यूटर भी नियुक्त कर देना सही रहता है, ताकि वसीयत करने वाले की डेथ के बाद एग्जीक्यूटर वसीयत को एग्जीक्यूट करते हुए वसीयत के अनुसार प्रॉपर्टी को बेनिफिशियरीज में बांट सकता हो। फिर अगर वसीयत करने वाला चाहे तो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में दे सकता है जिनकी पालना बेनिफिशियरीज को करनी होती है। वसीयत करते टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके फेवर में वसीयत की जा रही है उसको प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर बनाया जाए। कई बार ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ पर प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति को मिलती है वो अपने लाइफ टाइम में उसे यूज़ तो कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता, और फर्स्ट बेनिफिशियरी की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किसी और को मिल जाती है। तो अगर इस टाइप की कोई व्यवस्था की जानी है तो उसके लिए क्लियर प्रोविज़न विल में करना चाहिए। इस तरह से विल ड्राफ्ट करवाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वसीयत करने वाले के सिग्नेचर और गवाहों के सिग्नेचर। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि वसीयत करने वाला व्यक्ति वृद्ध होने के कारण से ठीक से साइन ना कर पा रहा हो, तो ऐसे में उनको साइन के साथ साथ अंगूठा भी लगा देना चाहिए और इस बाबत लिख भी देना चाहिए। साइन के साथ ही डेट भी लिखनी ज़रूरी है। जिन दो गवाहों के सिग्नेचर करवाए जाएं उनकी भी पूरी डिटेल यानी नाम, पिता का नाम, आयु और पूरा पता लिखना चाहिए और उनके आइडेंटिटी कार्ड की एक एक कॉपी भी विल के साथ लगा देनी चाहिए। गवाह कम से कम 2 होने ज़रूरी हैं। 2 से ज़्यादा गवाह हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो। दोस्तों, किसी भी विल को प्रूव करवाते टाइम गवाहों की भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए गवाह केवल उन व्यक्तियों को ही रखें जिनके साथ वसीयत करने वाले व्यक्ति का अच्छा तालमेल रहा हो और जो ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में आकर वसीयत को साबित कर सकें। लास्ट में अगर विल आपने किसी व्यक्ति से लिखवाई है या एडवोकेट से तैयार करवाई है तो उस व्यक्ति या एडवोकेट का प्रमाणीकरण होगा कि उसने वसीयत करने वाले व्यक्ति के द्वारा बताए अनुसार विल तैयार की है। एक बार फिर से देखें तो ड्राफ्टिंग के लिए ज़रूरी चीज़ों में सबसे पहले विल करने वाले व्यक्ति की, उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारियों की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल होगी। फिर जिन उत्तराधिकारियों को वसीयत में प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है उनको प्रॉपर्टी नहीं देने का कारण और बेनिफिशियरी को प्रॉपर्टी देने का स्पेसिफिक कारण लिखा जाएगा। फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लॉजेज लिखने के बाद अगर किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है तो एग्जीक्यूटर की डिटेल आएगी। इन सब के बाद अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई विशेष प्रोविज़न करने हैं तो वो विशेष प्रोविज़न लिखे जाने के बाद विल करने वाले के सिग्नेचर विद डेट और गवाहों के सिग्नेचर होंगे और वसीयत ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति या एडवोकेट का प्रमाणीकरण भी होगा। इस तरह से अगर कोई विल ड्राफ्ट करवाई जाती है तो उसे चैलेंज होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और अगर चैलेंज होती भी है तो उसे कोर्ट कैंसिल नहीं करता। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हों या आप अपने किसी मैटर पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर कांटेक्ट करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।